अस्सलाम वालेकुम। लिम्स फॉर लाइफ के प्रोग्राम में आई एम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नुमान नवाज़, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक केयर सरगोदा से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट वूंड के बारे में। ये जो एम है इस प्रोग्राम का वो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि सेव द लिम्स बिकॉज लिम्स आर लाइफ। तो लिम्स की अहमियत के बारे में बात वही कर सकता है, वही बता सकता है जिसके पास लिम नहीं है। तो एम्पुटेशन होने के बाद जो डिप्रेशन आता है किसी फैमिली पर, उस फैमिली को डिप्रेशन से बचाने के लिए ये सारा जो प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और फिरोज सन्स वालों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और हम भी उसके साथ शरीक हैं। तो शुरू करते हैं। डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस आर कॉमन, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। तो डायबिटिक फुट की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि जितना जो है कॉस्ट, जितनी कॉस्ट जो है वो एक कैंसर वाले पेशेंट पर होती है, सेम उतनी ही कॉस्ट जो है वो डायबिटिक फुट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। और एक और सर्वे में बताया गया कि एवरी 20 सेकेंड समवेयर इन द वर्ल्ड अ पर्सन विद डायबिटीज़ अंडरगोज लेग एम्पुटेशन। तो ये जो इतना बड़ा बर्डन है कि हर 20 सेकंड में एक एम्पुटेशन हो रही है, उसको हमने कम करना है और उसके कम करने के लिए यही प्रोग्राम है एजुकेशन का। इसमें हमने अपने कोलीग्स को एजुकेट करना है, अपने पेशेंट्स को एजुकेट करना है, अर्ली मैनेजमेंट करनी है और इस एम्पुटेशन को बचाना है। डायबिटिक फुट के बारे में अगर बात करें तो 60 to 70% पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो 10 इयर्स तक होता है। 10 इयर्स में डेवलप हो जाती है मोस्टली। और न्यूरोपैथी के अंदर क्या होता है कि लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन हो जाती हैं। जैसे ही प्रोटेक्टिव सेंसेशन लॉस हो जाती है तो ट्रॉमा के बाद पेशेंट को पता नहीं चलता कि पाँव के साथ क्या हुआ है। इसके अलावा जो है और क्रैक्स बन जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। और यही जो न्यूरोपैथिक पेशेंट होते हैं उनमें से 34% पेशेंट्स जो हैं वो फुट अल्सर उनमें डेवलप हो जाता है। और जिनके अंदर फुट अल्सर डेवलप होता है वो कॉम्प्लिकेट कर जाता है और 20% पेशेंट्स जो हैं वो उनमें किस लेवल पे चले जाते हैं, एम्पुटेशन के लेवल पे चले जाते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर को अगर कैटेगराइज किया जाए तो न्यूरोपैथिक, प्योरली इस्कीमिक एंड न्यूरो इस्कीमिक, 3 किस्म के अल्सर्स होते हैं मोस्टली। न्यूरोपैथिक जो हैं ये 35% होते हैं, प्योरली इस्कीमिक 15% हैं, जबकि न्यूरोपैथिक और इस्कीमिक ये दोनों जो हैं वो मिला के जो होते हैं वो न्यूरो इस्कीमिक ये सबसे ज़्यादा हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ज़्यादा प्रेजेंटेशन न्यूरो इस्कीमिक अल्सर्स की होती है। क्लासीफाई अगर किया जाए तो सिंपली स्टेजिंग सिस्टम के साथ हम अल्सर्स को न्यूरोपैथिक अल्सर्स भी कह सकते हैं और इस्कीमिक फुट अल्सर भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो न्यूरोपैथिक अल्सर होगा, आगे हम नेक्स्ट बात भी करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं और इस्कीमिक अल्सर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। Majority of the ischemic feet in diabetes will also have neuropathy and therefore describe the ischemic foot as neuroischemic। तो जो न्यूरोपैथी है मोस्टली उनके साथ क्या होता है, इस्कीमिक फुट के साथ न्यूरोपैथी भी होती है। तो ऐसा जो फुट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो इस्कीमिक फुट बोलते हैं। इसकी अगर न्यूरो इस्कीमिक अल्सर्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये किसी भी जगह पे हो सकती हैं। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है कि जो हमारे पास न्यूरोपैथिक अल्सर्स होती हैं वो मोस्टली प्लांटर सरफेस पे होती हैं, जबकि इस्कीमिक अल्सर जो होती हैं वो मोस्टली जो है वो अपर पार्ट पे होती हैं, मार्जिन्स पे होती हैं। लेकिन जो न्यूरो इस्कीमिक हैं ये किसी भी जगह पे हो सकती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी। ये प्रेशर अल्सर्स हैं जो कि हील पे है,
इसके अलावा शारकोट ऑस्टियो आर्थोपैथी की वजह से समटाइम अल्सर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो है अल्सर एक्लीस टेंडन पे हो सकता है प्रेशर पड़ने की वजह से। जब हमारे पास मोटर न्यूरोपैथी होती है तो उसके वक्त मसल्स की वीकनेस की वजह से प्रेशर पड़ता है। पंक्चर वाउंड जो है किसी ट्रामा की वजह से, उसमें अल्सर्स आ सकता है, इसको भी हम न्यूरो अस्कीमिक कहेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे पास मलिग्नेंट अल्सर भी हो सकते हैं, जैसा कि मलिग्नेंसी है उसके ऊपर भी अल्सर्स बन सकता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं कि इसकी न्यूरो अस्कीमिक अल्सर्स रेड हो जाती हैं। इट इज़ नाउ नेसेसरी टू क्लासीफाई द अल्सर एज अ न्यूरोपैथिक। न्यूरोपैथिक की हमने बात कर ली है, न्यूरो अस्कीमिक की बात कर ली है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि हमने इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने एक डिटेल हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, फुट का इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, उनमें न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, वस्कुलर इन्वेस्टिगेशन है। हम वन बाय वन के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट हिस्ट्री जो है अल्सर्स की शुड बी टेकन। ड्यूरेशन का पूछ सकते हैं, प्रीवियस ट्रीटमेंट का पूछ सकते हैं कि ये अल्सर्स हुआ कैसे। एग्जामिनेशन में आप साइट साइज़ को देखेंगे। साइट में हम देख सकते हैं कि जो प्लांटर सरफेस हैं वो न्यूरोपैथिक हैं, मार्जिन पे है तो वो न्यूरोस्कीमिक है। अपीयरेंस ऑफ दी अल्सर्स को देख सकते हैं कि उसमें कोई कंग्रीनियस पार्ट तो नहीं है, पस है उसमें, और डिस्चार्ज कैसा आ रहा है। एसोसिएटेड स्वेलिंग जो है उसको देख सकते हैं, टेंडरनेस को देख सकते हैं। स्मेल मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज़ाहिर करती है। और प्रोब एबिलिटी, प्रोब जो है उसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि उसका क्या यूज़ करते हैं हम, उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्सर की जो जनरल अपीयरेंस होती है उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक देखने वाली चीज़ है कि अगर अल्सर का बेड जो है वो क्लीन है और पिंक है तो इसका मतलब है कि ये अल्सर हेल्दी है। और इन केस कि अगर अल्सर बेड ग्रीन और येलो हो तो ये इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। ब्लैक टिश्यू इंडिकेट नेक्रोसिस, जबकि डिफ्यूज़ रेडनेस जो है मे इंडिकेट इन्फेक्शन और न्यूरोइस्केमिक फुट। हीलिंग अल्सर आर सराउंडेड बाय एरिया ऑफ शाइनी न्यू पिंक एंड वाइट एपिथीलियम। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि एक वाइटिश सी एपिथीलियम है। इस अल्सर अगर ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्सर क्या है, हीलिंग अल्सर्स है, ये अभी हील होने जा रही है। डिस्चार्ज जो है उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो पसी डिस्चार्ज होगा तो इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन है, और अगर क्लियर बल्बी डिस्चार्ज होगा जैसा कि ये सामने इसमें नज़र आ रहा है पिक्चर में, तो ये जो है ये बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड है। तो साइनोवियल फ्लूइड अगर आ जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट। स्वेलिंग जो है अराउंड द अल्सर यूजुअली सजेस्टिव ऑफ इन्फेक्शन और मे बी रिलेटेड टू अस्कीमिया। स्वेलिंग जो है वो अस्कीमिया इन्फेक्शन वो उन दोनों की वजह से भी हो सकती है। टेंडरनेस भी अस्कीमिया और इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, जबकि स्मेल है, स्मेल सजेस्ट करती है इन्फेक्शन को। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जब जो हमारे जो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे पास स्मेल आती है। पेशेंट अभी रूम में इंटर होता है तो आप उसके पास बैठ नहीं सकते, इस किस्म की स्मेल आ रही होती है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोब जो है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हर प्राइमरी केयर फिजिशियन के क्लिनिक पे होना चाहिए। प्रोब से हम क्या कर सकते हैं, प्रोब से जो हमारे पास अल्सर्स है जब उसके मार्जिन्स के साथ हम प्रोब को अंदर इंटर करते हैं तो अगर उस मार्जिन्स के बियॉन्ड प्रोब जा रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अल्सर्स है सिर्फ यहीं पर नहीं है बल्कि इसके ट्रैक आगे भी हैं। इसने साइंसेस बनाए हुए हैं, डेप्थ को हम देख सकते हैं कि अल्सर कितनी डेप्थ तक है, और अगर यही प्रोब टेंडन या बोन को जाकर हिट करता है तो ये क्या सजेस्ट करेगा कि पेशेंट्स मे हैव ऑस्टियोमाइलाइटिस। न्यूरोपैथिक और न्यूरोस्कीमिक अल्सर्स को या फुट को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, पहले हम ये सारी चीज़ें बात कर चुके हैं कि प्लांटर सरफेस पे जो होगी वो न्यूरोपैथिक होगी, मार्जिन पे जो होंगे वो न्यूरोस्कीमिक होंगे। जो न्यूरोपैथिक है उसमें हैवी कैलस फॉर्मेशन होती है, जबकि जो न्यूरोस्कीमिक है उसमें समटाइम कैलस बनता है और समटाइम कैलस नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कैलस नहीं होता।
न्यूरोपैथिक के अंदर फुट जो हैं वो वार्म होंगे, जबकि न्यूरोस्कीमिक के अंदर कोल्ड होंगे। पल्सेस जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगी और न्यूरोस्कीमिक के अंदर पल्सेस एब्सेंट होंगी। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवा सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमारे पास न्यूरोपैथी को टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे, उसके बाद हम सेंसेस को चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। वेस्कुलर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एंकल ब्रेकियल इंडेक्स को कर सकते हैं, सीटी एंजियोग्राम करवा सकते हैं, डॉपलर करवा सकते हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में हम क्या कर सकते हैं? लेबॉर्ट्री के लिए के अंदर हमारे पास जो है वो हम टिश्यू का कल्चर और जो डेड मटेरियल होता है उसका कल्चर करवा सकते हैं। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनको किया जा सकता है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सीटी एंजियोग्राम है। इसके अलावा हम ऑस्टियोमाइलाइटिस को देखने के लिए एक्सरे को भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो इसमें डायबिटिक फुट में की जाती हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो अल्सर्स है ये हील हो रहा है या ये पहले से भी ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है? तो अल्सर बेड अगर पिंक हो जाता है तो ये हीलिंग को ज़ाहिर करेगा, लेकिन अगर इस बेड का जो कलर है वो किसी भी रंग में मज़ीद चेंज होता है, जैसा कि हमने बात की पहले के काफ़ी सारे कलर्स में हो सकता है, तो बेड अगर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि अल्सर हील नहीं कर रहा, डिटोरिएट हो रहा है। अल्सर की जो बेड होगा वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे, अल्सर ड्राई हो जाएगा, लेस डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। ये सारे किसके साइंस हैं? हीलिंग के। जबकि इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो जो इसमें हमारे पास अल्सर डिटेरिएट कर रहा होगा वहाँ पर एक मैट सरफेस से बन जाएगी और उसके अलावा वहाँ पर जो उसकी डायमेंशंस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी, डिस्चार्ज उसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, पेन फील हो जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे पास साइनस होते हैं, जो हमारे पास उसके अंदर डेप्थ है वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। जबकि जो हमारे पास हीलिंग अल्सर है उसमें साइनसेस और डेप्थ जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजमेंट में हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट है। इसके अंदर मैकेनिकल कंट्रोल है। सबसे पहला जो काम करना है हमने क्या करना है, उसको ऑफ लोड करना है। ऑफ लोड करने के लिए हम उसको शूज़ एडवाइस कर सकते हैं और वूंड कंट्रोल के लिए हम उसकी जो कैलस है उसको रिमूव करेंगे, डेड टिश्यू को रिमूव करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे डेली। वेस्कुलर कंट्रोल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स जो है उसको हम स्टैटन ऑफर कर सकते हैं, एंटीप्लेटलेट्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की स्टेनोसिस है तो उसमें हम एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं। और माइक्रो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि हमने कल्चर करवाना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने एंटीबायोटिक देने हैं। मेटाबॉलिक कंट्रोल के अंदर हमने उनका ब्लड प्रेशर चेक करना है और साथ में जो है वो उसको कंट्रोल में रखना है, शुगर को कंट्रोल करेंगे। एजुकेशनल कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एजुकेट करना है कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे उसने अवॉइड करना है, ऑफ लोडिंग कैसे करनी है, ये सारी एजुकेशनल कंट्रोल में आती है। स्मोकिंग, अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसको एजुकेट करें कि उसको स्मोकिंग क्विट कर दे। तो एम हमारा क्या होगा कि अल्सर्स जो है वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर हील हो जाए। वूंड कंट्रोल में ये सामने आपके दिखाया गया है कि जो जो कैलस है उसको रिमूव किया जाता है, ड्रेसिंग की जाती है, तब तक ड्रेसिंग करते रहते हैं, तब तक जो जहाँ पर पस हो, पस को हम उसमें निकाल के ब्लीड करवाते हैं वूंड को। तो जितना आप वूंड को ज़्यादा ब्लीड करवाएंगे, ब्लड की सर्कुलेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, वूंड अच्छा हील होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू आना शुरू हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। वास्कुलर कंट्रोल में हमारे पास एंजियोग्राफी है और ये सब कुछ हम पहले इसमें बारे में बात कर चुके हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।